नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक बड़ी मनोरंजक कहानी रेल पुराण सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। इधर मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि भला आदमी वो है जो कभी रेल की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा। हमारे बचपन में ये मुहावरा जेल के लिए प्रयुक्त होता था। तब तो इसकी सार्थकता समझ में आती थी, किंतु जो लोग रेल के और ख़ासकर भारतीय रेल के संबंध में ऐसे शब्द कहते हैं, वे निश्चय ही पूर्व दूषित ग्रह के शिकार हैं, कायर हैं, जीवन से भागने वाले हैं। विश्व की अनेक संस्थाओं की तरह भारतीय रेलवे के उद्देश्य भी अत्यंत पवित्र हैं। उनके मूल में सेवा भावना की मोटी परत भली भांति देखी जा सकती है। जरा सी असुविधाओं को लेकर इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज कर देना अपनी ही संकीर्णता का परिचय देना है। किसी भी रेलवे अहाते में अपनी सामान विंध्याचल को लेकर प्रवेश कर जाइए, लाल वस्त्रधारी कुलियों की सेना अगवानी के लिए दौड़ पड़ेगी। रेल यात्रा का ये अनिवार्य प्रश्न है। इन्हें पसंद पर छोड़ने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रथम पूजियत गणराऊ के समान निर्विघ्न यात्रा के लिए इनकी मनोभाव से सेवा करनी चाहिए। फिर बिना रिजर्वेशन के थ्रू डिब्बे में प्रवेश भी मिल सकता है। जिला बंदी और प्रांत बंदी को अंगूठा दिखाकर कोई भी चीज़ इधर से उधर की जा सकती है। इनके कुशल निर्देशन के अभाव में यात्रियों की वही दशा हो जाती है कि गुरु बिन कौन दिखावे बाट, क्योंकि इनकी महिमा अपरंपार है। अगर किसी टर्मिनल से बैठना है तो 15-20 रुपए की तुच्छ रकम भेंट करने पर आप अक्षरशः बैठकर यात्रा कर सकते हैं। बाल रूप में यंत्र तंत्र बिखरे हुए इनके एजेंट इनकी कृपा के बिना आपकी दाल नहीं गलने देंगे। ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति को कुली जैसी हे उपाधि से पुकारते हुए बड़ी लज्जा आती है। आशा है हमारे कोशकार कोई मुनासिब सा संबोधन ढूंढ निकालने में हमारी सहायता करेंगे। टिकट घर की खिड़की के सामने कई लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन होते हुए देखा गया है। ऐसे पराक्रमी पुरुष घर से बाहर निकलने का कष्ट ही क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। क्योंकि ये विशाल क्यू तो एक लक्ष्मण रेखा है, जिसे पार करने वाला ही रेलवे में चढ़ने का अधिकारी है। कई लोग टिकट घर के पास लिखे हुए जेब कतरों से सावधान इस सूचना से डर जाते हैं और बुकिंग क्लर्क की ओर शंकालु दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन सच मानिए, वो बड़ा निरापद जीव होता है। एक आध बार गुर्राकर बोलने के अतिरिक्त वो कुछ अधिक अहित नहीं करता। कई लोग उसकी मुखमुद्रा से ही भयभीत हो जाते हैं, तो ये उनकी क्वालिफिकेशन है। आपने रामायण में पढ़ा होगा कि मेघनाद को वही मार सकता था 12 वर्षों तक जिसने आहार निद्रा आदि का त्याग कर रखा हो। उसी प्रकार बुकिंग क्लर्क भी वही बन सकता है जो पिछले 6 वर्षों में एक बार भी मुस्कुराया ना हो। प्रत्येक स्टेशन पर कम से कम एक प्लेटफॉर्म होता ही है। बड़े स्टेशनों पर इन्हें भारत के दर्शनीय स्थानों के चित्रों से सजाया जाता है। इनका विस्तृत विवरण श्री कन्हैयालाल कपूर लिखित भारत देखिए लेख में पढ़ने को मिल सकता है। अक्सर स्टेशनों पर वजन तौलने की मशीनें होती हैं। ये सब जानते हैं कि वे अक्सर ठीक हाल में नहीं होती, जैसा कि कई बार उन पर लिखा भी होता है। फिर भी लोग हैं कि सिक्का अवश्य डालते हैं और फिर कोसते हैं। और कौन समझदार व्यक्ति अपना वजन तौलना चाहता है? लोग तो बस वे चिकनी चुपड़ी बातें पढ़ना चाहते हैं जो वेट कार्ड अपने साथ लाता है। उन्हें पढ़कर कुछ देर तक तो अपने ऊपर गर्व करने को जी चाहता है। जब भी आप यात्रा करें, टाइम टेबल अवश्य खरीदें। ये किसी भी छोटे मोटे रेलवे पुस्तक विक्रेता के पास मिल जाता है। इतनी कम कीमत में घटिया से घटिया पत्रिका भी आपको नहीं मिलेगी। फिर पृष्ठ भी कितने होते हैं, रद्दी में पूरे दाम वसूल हो जाते हैं। हमारा रद्दी डीलर इसे कभी नहीं लेता। इस टाइम टेबल का दूसरा और महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि आपको पता चलता रहता है कि गाड़ी अपने नियत समय से कितनी लेट चल रही है। रेल दुर्घटनाएं भी कमबख्त ऐसी ऐसी जगहों पर होती हैं कि बिना टाइम टेबल की सहायता से उनकी ठीक सिचुएशन का भी पता नहीं चलता। जो लोग टाइम टेबल नहीं खरीद पाते, उनकी सुविधा का ध्यान भी भारतीय रेलवे को है। अक्सर माइक से आने जाने वाली गाड़ियों के संबंध में सूचनाएं प्रसारित होती हैं। इस प्रसारण का मूल स्रोत
दृष्टि बिंदु से ओझल रहता है, इसलिए उसके जनाना या मर्दाना होने की अटकल लगाने में समय बड़ी सरलता से कट जाता है। और फिर इनका नज़रों से ओट होना अच्छा ही है, क्योंकि कई बार क्षमा कीजिए कि सलामी के साथ ऐसे भूल सुधार होते हैं कि बोलने वाले का सर नोच लेने को जी चाहता है। प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए रेलवे ने विश्राम गृहों की भी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ आप अपने सामान का या बाहों का तकिया बनाकर आराम से लेट सकते हैं। पत्थर की जो बेंचें बनी हुई हैं उन्हें हवालदार जी, वॉचमैन या टीटी के लिए छोड़ दीजिए। ये शिष्टाचार का तकाजा है, नियम नहीं है। और नीचे लेटने या बैठने में बुराई भी क्या है? किसी ने ठीक ही कहा है, जब रेल में पाँव दिया तो गंदगी से क्या डरना। रेल छोटी हो या बड़ी, लेट हो या राइट टाइम, उसके आने और जाने की घड़ियाँ बड़ी रोमांचकारी होती हैं। तटस्थ प्रेक्षक को उसमें भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित सभी रसों की सृष्टि अपने स्थायी और संचारी भावों सहित होती दिखाई देगी। दर्जनों रुमाल और कई जोड़ी डबडबाई आंखें विप्रलंब की छटा बिखेरती हैं। चढ़ने और उतरने की धकापेल रौद्र, भयानक और वीर रस का संगम प्रस्तुत करती हैं। विभत्स तो रेल यात्रा का स्थायी भाव है। कई बार सोचा कि अंग्रेजी में जिसे कंपार्टमेंट कहते हैं उसे हम लोग डिब्बा क्यों कहते हैं, लेकिन जितनी बार अपने से तर्क किया है, निष्कर्ष यही निकला है कि इससे सटीक शब्द उसके लिए नहीं है। जितना चाहे भरते जाओ और कसकर मूंद दो, डिब्बे का यह मूल मंत्र यहाँ भी सार्थक होता है। प्रायः डिब्बों पर यात्रियों की निर्धारित संख्या अंकित रहती है, किंतु हमारी भोली जनता समझती है कि डिब्बे में इससे कम यात्री नहीं बैठेंगे, बस घुसती चली आती है। 4 दरवाजे और 10 खिड़कियों वाले कमरे में आपने किसी का दम घुटते हुए देखा है? पर हमारी रेलवे ने ये चमत्कार कर दिखाया है। मुझे हैरत है कि किसी ने अभी तक उसे नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं दिया। भारतीय रेलों में घुसना 7 समंदर पार की चिड़िया लाने से भी अधिक कठिन काम है। दरवाज़ों के पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में सामान और यात्रियों की व्यूह रचना की जाती है, किंतु इससे मुसीबत केवल उतरने वाले ही पाते हैं। आने वाले तो घुसपैठियों की तरह खिड़कियों से, पिछले दरवाजे से किसी का पाँव, किसी का बच्चा कुचलते हुए चले आते हैं। थोड़ी देर महाभारत होता है, गाड़ी चलते ही सब शांत हो जाता है। आपस में गाली गलौज करने वाले सरकार को कोसते हुए अगले स्टेशन के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने लगते हैं। यात्रियों के इस प्रकार के व्यवहार में कोई भी इतिहास प्रेमी भारतीयों की मूल प्रकृति के दर्शन कर सकता है। हमारे यहाँ आर्य आए, हूण आए, पठान आए, अंग्रेज आए, हमने हमेशा पहले तो मुकाबला किया, फिर उन्हें अपने साथ लेकर दूसरे मुकाबले के लिए तैयार हो गए। डिब्बे में एक बार प्रवेश पा लेने पर जिज्ञासु दर्शक अनेक प्रकार के योगासनों और भरतनाट्यम की अनेक मुद्राओं का दर्शन कर सकता है। खासकर रात के समय गाड़ी की ताल पर सोते हुए सब ऐसे लगते हैं कि स्लीपिंग ब्यूटी नामक नाटक की प्रजा रंबा संबा या इसी प्रकार का कोई निद्रा नृत्य कर रही है। कई स्थित प्रज्ञ दिन के समय भी पैर फैलाकर सोते रहते हैं। अनेकानेक व्यंग्य बाणों को वे जिस निर्लिप्तता से ग्रहण करते हैं उसे देखकर ईर्ष्या होती है। हमारी रेलों के डिब्बे अनेक सुख सुविधाओं से भरे हुए होते हैं। इसकी दीवारों पर अंकित अनेक सूचनाएं यात्रियों का मनोरंजन करती हैं। इन डिब्बों में पंखे होते हैं जो सर्दियों में भी चलते हैं, बत्तियां होती हैं जो दिन में भी जलती रहती हैं। कभी अगर रात में वे धोखा दे जाती हैं तो लोग बड़ा शोर मचाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। क्या हमारे घरों में कभी फ्यूज़ नहीं उड़ता? क्या हम लोग सारी सारी रात बत्ती जलाकर सोते हैं? फिर पता नहीं लोग वहाँ इतने असहिष्णु क्यों होते हैं। डिब्बे में कई खिड़कियाँ होती हैं। कई बार धूप और पानी के लिए इन्हें खोलना या बंद करना पड़ता है, लेकिन हर एक खिड़की को खोलने या बंद करने का अपना ढंग होता है। लोग तो बस लीक पर चलना जानते हैं, बस रेल मंत्रालय पर गालियों की बौछार करना शुरू कर देते हैं। इससे भला कहीं पानी की बौछार रुकती है? हर डिब्बे में एक खतरे की जंजीर होती है। उसके नियम पढ़कर ही दहशत सी हो जाती है। फिर भी उसे लटकी हुई देखकर आश्वासन सा मिलता है कि कोई तो उसे खींचता ही होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए इन डिब्बों में एक महत्वपूर्ण संस्था होती है, संडास। वैसे प्रायः इसमें अनावृष्टि या अतिवृष्टि की शिकायत रहती है,
किंतु ये दुर्भाग्य तो भारतीय जनता की खास बकपौती है। उनके लिए कहाँ तक मायूस हुआ जाए। जो लोग थोड़ा बहुत पर्वतारोहण का ज्ञान रखते हैं वे अपनी सीट से संडास तक बखूबी आ जा सकते हैं। फिर भी इसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि ये बिना टिकट यात्रियों के आश्रय स्थल है। बेटिकट यात्री भारतीय रेलवे के एक महत्वपूर्ण अंग है। ये भी नहीं कि सरकार उनसे बेखबर है। संसद के अक्सर प्रश्नोत्तरों के समय इनकी ठीक ठीक संख्या तक बतला दी जाती है। वैसे भी माई बाप सरकार जनता के सभी वर्गों का ध्यान रखती है, इसीलिए प्रत्येक स्टेशन से 1-1.5 मील पहले गाड़ी रोककर इन लोगों को उतर जाने दिया जाता है। ऐसे समय में टिकटधारी यात्री अपनी ही नज़रों में बहुत गिर जाते हैं, सो बात अलग है। रेलवे महिलाओं के हितों के प्रति भी जागरूक है। इस 20वीं सदी में भी महिलाओं के लिए विशेष डिब्बे होते हैं जिनमें महिला यात्रियों का 20वां महत्वपूर्ण भाग यात्रा करता है। इन डिब्बों की बनावट विशिष्ट प्रकार की होती है। कहते हैं कि इनकी खिड़कियों से पानी का भरा हुआ गिलास भी अंदर नहीं आ सकता। ऐसे देश में जहाँ प्रत्येक स्त्री औसतन 5 बच्चों को जन्म देती है और प्रत्येक बच्चे के जन्म के साथ 10 पौंड अतिरिक्त चर्बी अर्जित करती है, ऐसे डिब्बों की उपादेयता पर संदेह होने लगता है। पर सुरक्षा की दृष्टि से विचार करें तो हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। भारतीय रेलवे से यात्रा करते हुए हम हर प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं, बशर्ते हमारा हाथ खिड़की तक पहुंच सके। अक्सर कीमतें सुनकर पसीना छूट जाता है, जिससे शरीर भी हल्का रहता है और पैसों की भी बचत हो जाती है। स्टेशनों पर बिकने वाली साग पूड़ी एक कलात्मक वस्तु है। लाख कोशिश करने पर पाव भर आटे की 4 पूड़ियाँ बनाना मेरे लिए संभव नहीं हो सका है। भानमती के कुनबे की हमसाया वो सब्जी सचमुच हमारी फिजूल खर्च बहनें इससे बहुत कुछ सीख सकती हैं। रेलवे रेस्टोरेंट्स का भोजन सचमुच अच्छा होता है। इतना विशाल ये देश है, किंतु भोजन के संबंध में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का श्रेय रेलवे के भोजनालयों को है। इस संबंध में वे घोर परंपरावादी हैं। एक बार इनके यहाँ भोजन कर लेने पर 5 साल बाद भी आंखें बंद करके हम खाना खा सकते हैं। इतना सेट मेन्यू होता है। शिकायत होती है तो केवल बैराओं से। टिप्स देने की कानूनन मनाही होने के कारण इनका व्यवहार कुछ ऐसा होता है जैसे सास की धौंस के कारण बहू अनचाहे देवर को खाना खिला रही हो। भोजन के प्रसंग से याद हो आया, अक्सर रेलवे के विज्ञापनों में जलते हुए स्टोव का चित्र दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि ये चित्र 19वीं सदी का होगा, क्योंकि अब ऐसा खतरा नहीं रह गया है। स्टोव क्या किसी के सिर पर जलाया जाएगा? चलते चलते कुछ सुझाव हैं, वे भी सिर्फ इसलिए कि विज्ञान की इस देन का हम ठीक ठीक उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ इन दिनों विद्यार्थी आंदोलन काफ़ी होते रहे हैं। मनीषियों का कहना है कि छात्रों में अतिरिक्त क्रियाशीलता उफान ले रही है। उसे ठीक निकास न मिलने के कारण ये तोड़ फोड़ की कार्रवाइयाँ होती हैं। मेरी प्रार्थना उन विद्यार्थियों से है कि वे कम से कम एक गाड़ी पर जाकर एक यात्री समूह को गाड़ी पर चढ़ाने का पवित्र कार्य करें। स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध होंगे। जो लोग जीवन में कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं वे बड़ी लाइन पर होली दिवाली के मौके पर यात्रा करें। जो लोग आंचलिक कथाएं लिखते हैं वे मेले ठेले के दिनों में छोटी लाइनों पर यात्रा करें। अनेक परिभाषिक शब्दावलियों से उनका भंडार भर जाएगा। एक सुझाव बीमा कंपनी वालों के लिए है। सुना है कि हवाई यात्रियों के लिए एक तात्कालिक बीमा योजना होती है जिसकी मियाद यात्रा के साथ समाप्त हो जाती है। ऐसी कोई योजना रेल यात्रियों के लिए भी होनी चाहिए। मरने वाले को तो लाभ होगा ही, कंपनी भी घाटे में नहीं रहेगी। सबके सब तो मरते नहीं। कई लोग जीवन मुक्त होने के लिए रेल की पटरी पर आस होते हैं। वे भी बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय आता जाता है मृत्यु का भय बढ़ता जाता है। क्या पता इरादा ही बदल जाए। फिर गाड़ियों का समय क्या ठीक है? अब वे आत्महत्या के लिए जाते समय टिफ़िन तो साथ लेने से रहे। इससे तो बल्कि रेल में यात्रा कीजिए। यदि भाग्य अच्छा हुआ तो मौत बिल्ली की तरह आएगी, झपट्टा मार कर ले जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस मौत में शान भी है, मुआवजा तो खैर मिलता ही है। बड़े बड़े महानुभावों के शोक संदेश भी मिलते हैं।
नहीं तो ये क्या कि मर भी गए और मज़ा भी नहीं आया। कहीं पाठक ये तो नहीं समझ बैठे कि दुर्घटनाओं के लिए रेलवे की प्रशंसा की जा रही है। जी नहीं, ये भी क्या कोई प्रशंसा की बात है। पर रेलवे बेचारी क्या करे। देश में अराजक तत्व जो फैले हुए हैं, पता नहीं उनमें कैसी शक्ति है कि वे चलती गाड़ी को खड़ी हुई गाड़ी से भी टकरा देते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी ये मनोरंजक कथा रेल पुराण। दोस्तों, ये रेल पुराण बहुत पहले लिखा गया है। मालती जोशी जी ने उस वक्त लिखा था जब रेलवे ऐसी ही थी, रेलें ऐसी ही थीं, संडास ऐसे ही थे, भीड़ ऐसी ही थी। भीड़ तो खैर अभी भी वैसी ही है जनरल डिब्बों में, पर हाँ, भारतीय रेल बहुत बदल गई है। पहले से अब उसमें सुविधाएं भी बहुत अच्छी हो गई हैं। तो दोस्तों, आपको ये रेल पुराण कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।